2024 की, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना सिक्योरिटी वाला पार्ट। प्लस हमें आज एमसीक्यूज़ भी देखने को मिलेंगे, जिसमें हम एमसीक्यूज़ कंप्लीट करेंगे अपने, और वो तभी कर पाओगे जब टॉपिक्स को अच्छे से सुनोगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला एंड जॉइन टेलीग्राम लिंक, ताकि आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स की जानकारी मिलती रहे, ठीक है। उसके लिए आप टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, प्लीज़ ज्वाइन दैट, ठीक है। अब हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। एआई और डिफेंस के बारे में बात करेंगे हम आज। दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं। बहुत ही कमाल है कि एआई और डिफेंस का आपस में क्या कनेक्टिविटी है, वाई इट इज़ इन द न्यूज़, और क्या इससे रिलेटेड गाइडलाइंस आ रही हैं, वो हम आज इस पर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि जो इवैल्यूएटिंग ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क है, दैट इज ETAI, और गाइडलाइंस तो ये दे रहे हैं, साथ ही साथ ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को गाइडलाइंस दे रहे हैं, और वह लॉन्च्ड बाय, और ये लॉन्च कर कौन रहा है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में हमारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, ठीक है। अब हम चलते हैं ETAI फ्रेमवर्क को थोड़ा समझते हैं। इवैल्यूएटिंग ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये एक रिस्क बेस्ड असेसमेंट है, यानी हमें क्या देखना है? हम ये देख रहे हैं कि कितना रिस्क है AI और डिफेंस के ऑपरेशंस में, यानी हम इसको ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें कि रिलायबल एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ क्रिटिकल डिफेंस ऑपरेशन में अगर जाती है तो उसके कितने रिस्क हैं। समझ रहे हो आप? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहाँ घुसाया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है क्रिटिकल डिफेंस ऑपरेशंस में, वहाँ पर देखा जा रहा है इसका इम्पैक्ट कितना होएगा। अच्छा, 5 ऐसे प्रिंसिपल्स की बात की गई है ETAI फ्रेमवर्क की। उसमें पहला प्रिंसिपल है रिलायबिलिटी एंड रोबस्टनेस, यानी ETAI 5 प्रिंसिपल्स पे काम करेगा, और इसी प्रिंसिपल्स पे ये देखेगा कि कितना रिस्क फैक्टर है अगर AI जाता है डिफेंस ऑपरेशंस के क्रिटिकल एरियाज़ में। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात कितनी है, कितना लेवल रहेगा, ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, कितना फेयरनेस, कितना प्राइवेसी, ये सारी की सारी चीज़ों पे लेकर ही ETAI फ्रेमवर्क को, यानी इवैल्यूएटिंग ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क को इसी पैरामीटर पर तैयार किया गया है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ क्राइटेरिया को बनाएगा, जिससे हमें ये पता चले कि AI को कितना ट्रस्टवर्दी है, इसकी क्या गाइडलाइंस हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इस क्राइटेरिया को, ये सारा का सारा फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। अब हम देखते हैं AI और डिफेंस को समझते हैं। AI सिस्टम जो होता है यूज़, वो 2 तरीक़ों से होता है। एक वो प्लेटफॉर्म जो सपोर्टिंग फंक्शन देते हैं, और एक ऑफेंसिव फंक्शंस जो डिफेंसिव सेक्टर में यूज़ होंगे। ध्यान रखना, AI के सिस्टम को, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम को 2 तरीक़ों से किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म को 2 तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। एक, ये डिफेंस को सपोर्ट करेगा, ध्यान रखना, सपोर्टिंग फंक्शन। एक, जहाँ जहाँ पर ऑफेंसिव फंक्शंस लेने होंगे वहाँ वो लेगा। सपोर्टिंग फंक्शन का मतलब है ये डिफेंस में इंटेलिजेंस भरेगा, नेविगेशन, सर्वेलेंस, ये सब अच्छा करेगा। ऑफेंसिव में ये देखेगा कि टारगेट्स को कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे ड्रोन स्वाम्स पे काम करना है, कैसे AI ड्राइवन हैकिंग सिस्टम को चलाना है। तो 2 तरीके से AI जो है वो काम करेगा, एक सपोर्टिंग का और एक ऑफेंसिव का। अच्छा, AI के पास ये भी स्किल्स हैं कि वो साइबर अटैक के पैटर्न्स को पढ़ें। क्या पढ़ें? साइबर अटैक कैसे हो रहा है, AI के अंदर वो स्किल्स भी हैं, क्योंकि तो उसी पर पढ़ाई करेगा, बताएगा हमें। फिर ये भी बताएगा प्रोटेक्टिव स्ट्रेटजी अपनाना, कि कैसे अगर मालवेयर अटैक हो जाए तो उसको कैसे दूर करना है, उन अटैक्स को भी ये बताएगा। तो ध्यान रखना, दिस अटैक इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। अच्छा, मालवेयर अटैक कैसे होता है, क्या होता है उसके अंदर? तो मालवेयर अटैक बेसिकली एक तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा डिज़ाइन किया जाता है जिससे कंप्यूटर सर्वर क्लाइंट जो हैं वो डैमेज हो जाएं बिना इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज वगैरह बनाए हुए।
मतलब सोचो आप, इतना भयानक तरीके का होता है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर जैसे रैंसमवेयर है, स्पाईवेयर है, वॉर्म्स हैं, ये सारे के सारे जो अटैक हैं वो आपके मालवेयर अटैक के अंदर आते हैं। वायरस जैसे घुसा देना, ये सब घुसा देना, ये सारे के सारे चीज़ें, अटैक्स जो हैं वो घुसा दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से सिग्निफिकेंस हैं जो एआई को यूज़ करने हैं बहुत सारे डिफेंस के एस्पेक्ट पे और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट पे। तो ऐसा पहला जो सिस्टम है वो है ऑटोनॉमस वेपन्स एंड लोइटरिंग वेपन सिस्टम। यानी ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, टारगेट को पकड़ेगा, पकड़ने के बाद उसको इंगेज करेगा और बहुत ही जल्दी स्ट्राइक मार देगा। एग्जाम्पल के तौर पर इजराइल यूज़ कर रहा है इस सिस्टम को, इजरायली हार्पी के नाम से, हारोप ड्रोन्स के नाम से। समझ में आया क्या कर रहा है ये ऑटोनॉमसली टारगेट को पहले मारेगा, सर्च आइडेंटिफाई करेगा, इंगेज करके ही उसको ढूंढ लेगा। तो ये एक तरीका होगा, एआई यूज़ किया जा रहा है डिफेंस और सिक्योरिटी में। सेकंड क्या करा जा रहा है, टारगेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, और प्रिसीशन का मतलब होता है बिल्कुल स्पेसिफिक से स्पेसिफिक होके इस पॉइंट पे। जैसे मान लो हमें ना कैंसर डिटेक्ट करना है, या एग्रीकल्चर में हमें डिटेक्ट करना है कि सॉइल का एक्चुअल कमी क्या आ रही है, उसको एकदम डिसाइड करना, दिस इज कॉल्ड प्रिसीशन करना। तो यानी अब मिलिट्री में कैसे होगा, ये आइडेंटिफाई करेंगे, हम इंगेज करेंगे, मिसाइल सिस्टम ढूंढ लेंगे, मिसाइल का पूरा सिस्टम पूरा देख लेंगे। और अगर हमें कोई भी, देखो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें अवॉइड करना है, हमें लग रहा है कि इसको बचाना है हमें, तो वो भी हो जाएगा। कह रहा है ऐसे ईरान ने ना एक शाहीद 136 एआई ड्रोन बनाया रशिया यूक्रेन के वॉर के ड्यूरेशन में। उनको लगा है इससे कुछ अगर गड़बड़ हो तो हम भी इससे बच के रहें पहले ही। तो यानी कि टारगेट रिकॉग्नाइज करना इससे और ज़्यादा आसान हो जाएगा। एआई का डिफेंस एंड सिक्योरिटी में आने से तीसरा लाभ होगा रियल टाइम डेटा का एनालिसिस होना। यानी जब हमारे पास बहुत सारा डेटा आ जाएगा, सर्वेलेंस सिस्टम रियल टाइम होने लग जाएगा, तो इससे क्रिटिकल इंटेलिजेंस बैटलफील्ड पे भी हमारी जीत होगी। यानी जो प्रोजेक्ट मेवन है, जो यूएस का इनिशिएटिव है, इसको भी हम एनालाइज कर। Now see, Project Maven is very important because it is decided by the US initiative। और ये ना क्या करता है, लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ सर्वेलेंस डेटा को पूरी तरह एनालाइज करता है। तो आप सोचो रियल टाइम पे आपको डेटा मिल जाएगा। जैसे आपको वेदर फॉरकास्ट मिलता है ना कि देखो जी ये वेदर होने वाला है, यहाँ पे बारिश होने वाली है, यहाँ कुछ होने वाला है, वैसे ही डिफेंस और सिक्योरिटी में भी आपको रियल टाइम डेटा मिल जाएगा कि यहाँ से दिक्कत आ रही है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ अपनी सिक्योरिटी टाइट कर दो। आप समझ रहे हो, मतलब हम और ज़्यादा विजिलेंस हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। उसके बाद ये ना साइमुलेशन और ट्रेनिंग को भी कॉम्बैट करेगा। जो जनरेटिव एआई है ना, ये हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग को इम्प्रूव करेगा, एजुकेशनल प्रोग्राम्स को इम्प्रूव करेगा। कैसे करेगा, नए नए ट्रेनिंग मटेरियल्स लेके, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स ले लेगा। फिर सुकोई 30 MKI एयरक्राफ्ट वगैरह जैसे होते हैं ना, ये सारे के सारे ऐसा लेना शुरू कर देगा। और यहीं पे फिर आपकी बात आती है प्रिडिक्शन ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग की भी, कि कमांड कंट्रोल यूज़ करो, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, ये सारा सिस्टम इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है कि हमें देखो क्राइम को भी रोकना है। तो यानी डिफेंस, मेरा सिक्योरिटी का भी पोर्शन है, डिफेंस का मैंने किया, अब मेरा सिक्योरिटी वाले पार्ट में मेरी मदद एआई ऐसे कर रहा है कि ये कमांड कंट्रोल, मतलब यहाँ पर ये C4I का इस्तेमाल कर देगा। SR भी यूज़ कर रहा है, ये सर्वेलेंस रिकनेसेंस का भी इस्तेमाल कर रहा है। कह रहा BEL ने ना डेवलप करा है ये, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने। आर्टिकल 36 ज़रूर याद रखना जिनेवा कन्वेंशन का, जो कहता है 1949 में आया कि लीगल रिव्यूज़ लेने चाहिए वो सभी नए वेपन्स के जो वॉरफेयर या इन चीज़ों में यूज़ होते हैं। और इंटरनेशनल लॉ ने कहता है कि इसका यूज़ तो हो, बड़े प्रोहिबिटेड वे में यूज़ हो। फिर इस्तेमाल यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए हम साइबर अटैक, सोचो आजकल कितना बड़ा मुद्दा बना हुआ है, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, साइबर अटैक कितना इम्पॉर्टेंट है इस टाइम के लिए। तो पोटेंशियल थ्रेट रोकने के लिए और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे जो प्रोजेक्ट सीकर है वो डेवलप करा गया। इसको डिप्लॉय करो इंडियन आर्मी को, ताकि गैरिसन सिक्योरिटी हो, पॉपुलेशन मॉनिटरिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता चला जाए। अब क्या क्या ऐसे इश्यूज़ हैं कि जब हम एआई का इस्तेमाल करते हैं डिफेंस में तो क्या प्रॉब्लम आती है, उसको भी हम देखते हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए कि इश्यूज़ क्या क्या हैं अगर आप यूज़ करते हो ना एआई को डिफेंस में, देखो हर चीज़ ना ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ बड़े स्मूथ में आएगी।
हर चीज़ अपना पूरा पैकेज लेके आती है, उसमें आपको फ़ायदा भी होगा, नुकसान भी होगा, है ना। अब इसमें नुकसान क्या है, इश्यूज बेसिकली आप कहो, नुकसान ना कह के इश्यूज कहो इसको आप। इट कैन बी यूज्ड बाय नॉन स्टेट एक्टर्स। कह रहा क्रिमिनल्स, टेररिस्ट क्या इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? क्या पता वही एआई से, अगर एआई का टूल इस्तेमाल करके प्लान्ड अटैक करने लग गए तब क्या कर लोगे आप? कह रहा एग्जाम्पल के तौर पर इस्लामिक स्टेट जो है वो गाइड इशू कर दे, उसको बता दे या सारे ट्रेन कर दे अपने टेररिस्ट अटैकर्स को कि भाई जनरेटिव एआई टूल्स को ऐसे इस्तेमाल करना है और प्लान अटैक करना है। अब आप क्या करोगे? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। फिर सोशल इंजीनियरिंग की बात कि एआई की वजह से आप पूरा सोशल मीडिया का एल्गोरिथम कर दोगे चेंज। अब इसमें क्या होगा, आपके टारगेट जो आपके इन्फ्लुएंस ग्रुप्स वगैरह हैं, रेडिकलाइजेशन है इसमें, नियो नाजी एआई कंटेंट है, इसका इस्तेमाल आप करोगे। टेलीग्राम साइट्स को आप बिल्कुल हो सकता है नुकसान पहुंचा दो आप। अब आप सोचो, यानी नियो नाजी एआई कंटेंट ऐसे ही तो फैला था। अब सोचो कितना आपने सोसाइटी को रेडिकलाइज करने की कोशिश करी। अरे आप यार आज गलत चीज़ें इस्तेमाल करके हिंदू मुस्लिम वालों का वॉर करवा दो इंडिया में। समझो आप, इतना ज़बरदस्त है एआई। फिर न्यू मैलवेयर क्रिएशन भी है इसमें, जो फंक्शंस हैं बेसिकली जिससे कि ये मैलवेयर अटैक्स होते हैं। यही डेंजरस इन द हैंड ऑफ द बैड एक्टर्स। कह रहा ब्लैक मैम्बा है, यही जनरेटर मैलवेयर है ये। इससे क्या होता है कि आप एग्जिस्टिंग एंड पॉइंट डिटेक्शन इवेड कर सकते हो, रिस्पॉन्स ही उसका चुरा के रख दो आप। फिर इसमें न्यू स्पेसिफिक इंटरनेशनल लॉ नहीं है जिसमें कोई लिमिट हो लगे। सिविलियन प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट वायलेशंस की प्रॉब्लम है। फिर एआई जो है वो सर्वेलेंस और प्राइवेसी का भी वायलेशन करता है। एग्जाम्पल के तौर पर चाइना ना FRSS का इस्तेमाल करके, यानी फेशियल रिकॉग्निशन सर्वेलेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर कर उसने ढूंढ लिया, गुएर मुस्लिम्स को ट्रैक कर लिया और उनके ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ा दी। कह रहा सोचो कितना खतरनाक काम किया। फिर एथिकल कंसर्न्स तो सामने आएंगे ही, बायसनेस कर सकते हो आप ऑटोमेशन में। कह रहा आप लॉफुल टारगेट और सिविलियन टारगेट्स को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा आपके लिए। फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से कैसे चल पाओगे आप? कैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे कि ये अटैक लॉफुल टारगेट के लिए हुआ था या नहीं हुआ था? क्या करोगे बताओ? हो गया ना मामला इसमें खराब। फिर प्रिडिक्टेबिलिटी करना फॉर ऑटोनॉमस सिस्टम, यानी अगर कोई वेपन कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा ऑपरेटर को समझाने में, तो वो तो फिर पता नहीं कितना ज़्यादा वायलेशन कर देगा। फिर ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमन टारगेट, यानी जो इंटीग्रेशन है एआई इनेबल्ड वेपन सिस्टम का, उससे बहुत सारे स्विफ्ट अटैक होने लग जाएंगे जिससे कोलेटरल हाइटेंड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा डैमेज होने का चांस बढ़ जाएगा। अब ये कह रहा है भारत ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव ले जिससे कि एआई जो डिफेंस सेक्टर में है वो अच्छा हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजिकली इम्प्लीमेंट करना है एआई को नेशनल सिक्योरिटी के लिए और डिफेंस टास्क फोर्स के लिए। इसको चेयर कौन कर रहा है? बाय C चंद्रशेखरन। इसमें क्या है रिकमेंडेशन में? डिफेंस एआई काउंसिल बनाना, डिफेंस एआई प्रोजेक्ट एजेंसीज को बनाना। इन्होंने 75 न्यूली डेवलप एआई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करा है। क्या क्या स्टेप्स लेने हैं जिससे कि एआई रेगुलेट हो डिफेंस में? तो वो है ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स का। ऐसे ही स्टेप लिए गए हैं हमारा इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस द्वारा। तो ये सभी इसीलिए किया जा रहा है। आप सोचो फर्स्ट कमेटी बैठी यूएन अप्रूव्ड एजेंसी 2023 में, ताकि इस तरह की चीज़ों को, जो एआई अब बहुत ज़्यादा डिफेंस में अगर घुस भी रहा है तो इसको करना क्या है। तो ये ग्लोबली ये वाले लिए गए हैं, भारत में ये वाला लिया गया है। तो दोनों को ध्यान में रखना कहाँ पे क्या लिया गया है। तो वे फॉरवर्ड में कहता है कि देखो जी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही क्रूशियल मैटर है ये। नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रेगुलेशन में ऐसा क्या हो कि ये और अच्छे से चले। तो सबसे पहले भारत के लिए क्या बोला है, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकन्सिनेशंस को यूज़ करो। यानी इंडियन मिलिट्री ना रिलेशनशिप बिल्ड करे प्राइवेट टेक्नोलॉजी सेक्टर्स के साथ। कहाँ पर? एआई स्पेस में, जैसे यूएस और चाइना करते हैं। पहली चीज़ वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए प्राइवेट टेक्नोलॉजी सेक्टर के साथ। फिर ऑफेंसिव और डिफेंसिव साइबर वॉरफेयर की कैपेबिलिटी को डेवलप करना है। यानी जब साइबर वॉरफेयर फास्ट हो जाए, बहुत सोफिस्टिकेटेड हो जाए ज़्यादा, तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रोटेक्ट एंड काउंटर अटैक को भी हमें करना आना चाहिए। इसको भी सीख लो पहले, उसके बाद आगे बढ़ना। समझ रहे हो? जैसे देखो अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गए पर उन्हें निकलना नहीं आता था, वहीं पे तो गड़बड़ हुआ मामला।
तो वो शिक्षा है हमारे लिए कि वी शुड अवेयर बोथ द एस्पेक्ट्स में हमें आना चाहिए। इंटरनेशनली ये बोला गया है कि हम ना इंटरनेशनल लॉ बनाएं कि डायरेक्ट टारगेट्स के टाइप्स को लिमिट कर दें, जोग्राफिकल स्कोप को लिमिट कर दें। हम आर्मी के कंट्रोल के लिए हम एआई वेपन सिस्टम इंडस्ट्रीज़ को क्या फैक्टर बताने वो बता दें, कोडिफाई करते हैं। बेसिकली ये प्रिंसिपल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, कोलैबोरेटिव तरीके से चलने की ज़रूरत है, तो ये वो फॉरवर्ड में करना हमारी ज़रूरत है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्विकली, हम शॉर्ट्स को रिवाइज करते हैं हमारे सिक्योरिटी पोर्शन के, जिसमें पहला जो पार्ट है वो है हमारा ग्लोब नेटवर्क का। यानी भारत ने एक स्टीयरिंग कमेटी ग्लोब नामक, यानी ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी नेटवर्क जो है वो बनाया है। ये ग्लोब नेटवर्क क्या है, ये 2021 में आया। किसके अंडर आया? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली स्पेशल सेशन अगेंस्ट करप्शन। और ये जो है ये G20 फ्रेमवर्क पे चल रहा है। रियाद इनिशिएटिव जब से पहले ये अप्रूव कराया गया। ऑपरेशनल लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है, एंटी करप्शन मैंडेट के तहत ये चल रही है। इसके मेंबर्स कौन सपोर्ट करता है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। 121 मेंबर की कमेटी है ये। ग्लोब नेटवर्क को ध्यान रखना, ग्लोब नेटवर्क 2021 में आया था। रियाद इनिशिएटिव से G20 की समिट चल रही थी, वहीं से आया ये। उसके बाद ये आपका देख लो, CBI ED रिप्रेजेंट इंडिया एज अ मेंबर यहाँ पे जाते हैं हमारे यहाँ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एक सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ पर सर्व करती है। तो ध्यान रखना, ग्लोब नेटवर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन काइनेटिक वॉरफेयर आपको पता होना चाहिए क्या होता है ये। आज मैंने क्वेश्चन भी डाला है इससे रिलेटेड। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस ने पूरी पढ़ाई करी। इन्होंने बताया कि ना इंडिया प्रिपेयर है, कोई भी अगर नॉन काइनेटिक वॉरफेयर होता है तो उससे डील करेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये नॉन काइनेटिक और हाइब्रिड वॉरफेयर होता क्या है? तो बताना, ये एक इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है जो मिलिट्री टैक्टिक्स के बियॉन्ड जाके इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर, साइबर, इंफॉर्मेशन, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक, ये सब को हम क्या बोलते हैं? ये सारा आपका इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि तो ये नॉन मिलिट्री स्टेक होल्डर्स में आता है। बहुत ही डेडलियर है, ट्रेडिशनल मेथड से तो बहुत दूर है ये। और इसके जीतने के लिए गोलीबारी से काम नहीं चलेगा। मैसिव साइबर या मालवेयर अटैक होते तो गोली चलाते हो क्या कहीं पर? काइनेटिक वॉरफेयर में चल जाता था, फिजिकल डिस्ट्रॉय कर दिया आपने, टैंक फोड़ दिया, ये कर दिया। लेकिन यहाँ मामला अलग है। नॉन काइनेटिक में लेज़र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा पेजर ब्लास्ट याद है लेबनान का? बड़ा रीसेंट एग्जाम्पल है नॉन काइनेटिक वॉरफेयर का। कह रहा विटनेस किया गया ये रशिया यूक्रेन इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी। कह रहा यानी कि एक नए तरीके का वॉरफेयर है ये। क्या इंडिया को इससे थ्रेट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हमारे नेबर ही हम पर कूद पड़े। हमें तो मेरे नेबर से सबसे पहले डर लगता है। पाकिस्तान वेस्टर्न तरफ, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पॉइंट फ्रंट पे आपको चाइना रोक देगा। चाइना के 3 वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल तरीके से खेलता है ये, पॉलिटिकल टैक्टिक्स अपनाता है, लीगल टैक्टिक्स अपनाता है ये। कह रहा नॉन स्टेट एक्टर में हिजबुल्ला डिप्लॉय किया यही मेथड। इंटरनल स्टेबिलिटी में नक्सल चैलेंज को कैसे डील करोगे आप? तो इनिशिएटिव इंडिया को लेना पड़ा। हमने लिया इनिशिएटिव। हमने क्या लिया? हमने एडवांस वेपन बनाए, हमने दुर्गा 2 बनाया, डायरेक्शनली एंड रिस्ट्रिक्ट रैन गन एरे। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने तैयार करी इंस्टीट्यूशंस की, डिफेंस इंडियनाइजेशन पे काम किया, ये सारा काम हमने शुरू कर दिया। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डेफ कनेक्ट 4.0। इसको ऑर्गेनाइज किया गया बाय इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस और डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये करता क्या है? ये बेसिकली एक्ट करता है डेवलपमेंट एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ के साथ। 19 चैलेंजेस हैं फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेज एलीड एजेंसीज द्वारा। ये 25 करोड़ ऑफर करता है ये 30 क्रिटिकल स्टैंडर्ड्स पर ये। और 12th ये आपका एडिशन है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंजेस का। 41 चैलेंजेस है, UAV में है, AI में है, नेटवर्किंग में है। 1.5 करोड़ रुपए ये सिलेक्टेड इनोवेटर्स जो हैं वो ऑफर करता है। और ध्यान रखना, MSMEs को सपोर्ट देना, इनोवेटर्स को हेल्प देना, ये सारा काम कर रहा है ये। डिफेंस एक्वायर कैसे करना है, इवन आपको पता है इनोवेशन की गई डिफेंस के एक्सीलेंस को और बढ़ाने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया इसको, IDEX को। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है ये, और 1.5 करोड़ रुपये इस पर ग्रांट किए गए 28-26 प्रोडक्ट्स में डील करने के लिए। तो ये पता है क्यों किया जा रहा है? ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 31 MQ-9B ड्रोन्स। अब यही क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा, 31 MQ-9B ड्रोन से न्यूक्लियर अटैक सबमरीन डील क्या था, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया ये?
तो आप बताना कैबिनेट कमेटी जो सिक्योरिटी पे है उसने ये डील्स को क्रिएट करा है 31 MQ-9B ड्रोन्स फ्रॉम यूएस और 2 इंडिजिनियस न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स में। ये क्या करते हैं, प्रोक्योर करते हैं 31 MQ-9B ड्रोन्स को और इंडिजिनियस कंस्ट्रक्शन करते हैं 2 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स का, ताकि इंडिया की प्रोविस जो है वो इन्हांस हो। MQ-9B ड्रोन्स होते क्या हैं, इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं हम। ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमेंड एरियल व्हीकल हैं। ये सर्वेलेंस, रिकनेसेंस और प्रिसीशन स्ट्राइक मशीन पे काम करते हैं। फ्लाई ओवर हराइजन पे काम करना 40 घंटे, टारगेट करते हैं लैंड को, एयर को, सी को, सबको टारगेट करते हैं। 2 वेरिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, स्काई गार्जियन और सी गार्जियन को। फिर डील जो है 16 स्काई गार्जियन की, 15 सी गार्जियन वेरिएंट की, इन सबको करते हैं। अच्छा, इस डील का फ़ायदा क्या है ये समझो अब, कि इंडिया के सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस को बूस्ट करता है, ताकि सेंसिटिव एरिया को हम ध्यान से निकाल के उसको देख पाएँ, उसकी रक्षा कर पाएँ। चाहे वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो चाइना के साथ, उसको तो हम पूरा लगा के रखते हैं ध्यान अपना। अभी आपने ईस्टर्न लद्दाख में देखा ना, वहाँ पे डिसएंगेजमेंट हुई है हमारी, तो अभी हम खाली वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो हम ये सब कैसे कर पाते हैं, देखो विदाउट दीज ड्रोन से हो नहीं पाएगा। फिर जो पार्ट ऑफ ब्रॉडर हमारे जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन स्ट्रैटेजी है उसको भी हम चाहते हैं, उसको भी बढ़ावा देने के लिए हमें कर रहे हैं। फिर हमारा डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया और यूएस की और अच्छी होती चली जाए, उसके चलते भी ये काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर एसएनएस क्या होता है, ये डिज़ाइन एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, आर्म्ड विद टॉर्पेडोज। यहाँ पे क्या करता है, क्रूज मिसाइल्स के साथ यूज़ होता है। इसमें कोई बैलिस्टिक मिसाइल होती नहीं है, फास्टर क्विकर है, डिटेक्ट भी आसान बड़ी डिफिकल्ट तरीके से होती है ये। फिर इसका पता है क्या है, इस डील का फ़ायदा ये होगा कि इंडिया का डेटरेंस स्ट्रेंथन होएगा, हमारी कैपेबिलिटी अंडर वाटर में अच्छी हो जाएगी, और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो हम लेके बैठे हुए हैं कि हम चाहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत बनना, मेक इन इंडिया को भी हमने देखा कि 10 साल भी हो चुके हैं। इसी के हम चलते सोच रहे हैं कि हमारा इंडिजीनियस तरीके से डिफेंस सिस्टम आगे से आगे बढ़ता चला जाए। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अभीड़ का, एडवांस बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट। डीआरडीओ ने अलॉन्ग विद रिसर्चर ऑफ आईआईटी दिल्ली ये डेवलप करा है। लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। ये जैकेट पॉलीमर और इंडिजिनियस बोरन कार्बाइड सेरेमिक मटेरियल से बनती है। इसमें हाई स्ट्रेन रेट लगता है और इसमें अप्रोप्रिएट मॉडलिंग फैमुलेशन सब होता है। आकाश तीर सिस्टम है, इंडियन आर्मी ने कंप्लीट करा है, 100 एक्वायर करे हैं। ये एयर डिफेंस कंट्रोल एडवांस सिस्टम है, रिपोर्टिंग सिस्टम है, क्रिटिकल एसेट की तरह काम करता है। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है और इसका काम पता है क्या है, मॉनिटर करना लो लेवल एयर स्पेस को, मॉनिटर करना, रिस्पॉन्ड करना एनिमी अटैक्स को रियल टाइम पे, ये काम करा गया है। अब हम करते हैं जो हमारा बहुत ही शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, डीआरडीओ द्वारा किया गया है, 4th जनरेशन द्वारा, टेक्निकली एडवांस्ड है ये बहुत। पोखरन राजस्थान में मिलता है और इसका काम क्या है, हिट टू किल कैपेबिलिटी ऑफ वेपन सिस्टम, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है ये। डेवलप एंड डिज़ाइन कौन कर रहा है, रिसर्च सेंटर। ध्यान रखना, इनके नाम ध्यान में रखने हैं कि कौन क्या डेवलप कर रहा है। न्यूट्रलाइज करता है लो एल्टीट्यूड को, 10 डुअल थ्रस्ट सॉलिड मोटर्स का बनाया गया है। नेक्स्ट आपका आता है ड्रैगन ड्रोन। ड्रैगन ड्रोन का मतलब है रिसेंटली रशिया यूक्रेन की वॉर में किया गया। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यूएवी है। इसमें एक सब्सटेंस बाहर निकलता है, इसका नाम है थर्माइट। थर्माइट बनता है एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड से। जब थर्माइट को आप इग्नाइट करते हो ना, तो एक सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन करता है जिससे वो उड़ने लग जाता है। तो थर्माइट कैन बी यूज इन बोथ द वॉर्स, जैसे ऑन ह्यूमंस इट कैन कॉज बहुत ही गंदा फैटल, बहुत डैमेज करता है ये। अच्छा, थर्माइट जो है ना इंटरनेशनली अभी तक बैन नहीं हुआ है। इसमें सेंडरी वेपन सिविल एरियाज में ये सब यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब थार्ड समझो, थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो भूलना ही मत, क्योंकि इसको यूएसए ने अनाउंस किया है, इसको भेजा है यूएसए ने इस बार इजराइल को एड करने के लिए। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया बैटरी सिस्टम, एडवांस डिफेंस सिस्टम है, शॉर्ट मीडियम क्या इंटरमीडिएट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल्स को थ्रेट करता है। लोकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन ने बनाया था। ओनली यूएस सिस्टम है जहाँ पर टारगेट आप आउटसाइड इनसाइड एटमॉस्फेयर हिट टू किल कर सकते हो। तो बड़ी ज़बरदस्त बैटरी है इसमें, 95 सोल्जर्स, ट्रैक माउंटेड लॉन्चर्स वगैरह होते हैं, रडार वगैरह सब होता है, ज़बरदस्त होता है। इंडिया ने भी S-400 ट्रिम्फ एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदा था। ये नोट करने वाली बातें हैं। एक तो इन्होंने इसराइल को इन्होंने दिया, हमने यूएस से S-400 ट्रिम्फ लिया था।
उसके बाद हेलफायर मिसाइल है, इंडिया ने साइन किया है। ये क्या किया है? इंडिया ने साइन किया है। एक्वायर करने से कहाँ से ले रहे हैं? यूएस से ले रहे हैं। शॉर्ट रेंज ग्राउंड मिसाइल है, 7 से 11 किलोमीटर चलती है। प्रिसीशन स्ट्राइक है ये न्यूट्रलाइज करता है ब्रॉड रेंज ऑफ टारगेट्स को, एयर डिफेंस, पेट्रोल बॉट्स, ये सारी चीज़ों को। कैन यूज़ फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म, एयरक्राफ्ट, यूएवी का इस्तेमाल करता है ये। अब एक्सरसाइज इन न्यूज़ की बात करते हैं तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। कजिंद 2024 में एक्सरसाइज की गई, इंडिया कजाकिस्तान एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। ओली उत्तराखंड में की गई, ध्यान रखना। किसके बीच में होती है ये? इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होती है। कजाकिस्तान के कैपिटल लिखो, तुरंत लिखो अभी कमेंट सेक्शन में। मालाबार एक्सरसाइज क्या होती है? मैरीटाइम एक्सरसाइज है, हर साल हो रही है। हार्बर पे भी, सी पर, दोनों पे होती है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, इंडिया, 4 कंट्रीज हैं इसके अंदर कम से कम, ध्यान रखना। मालाबार 2024 में, ठीक है। नसीम अल बहर, ये इंडियन एयर नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान के बीच में गोवा के अंदर होती है, ध्यान रखना। गोवा में हुई है सॉरी इस बारी। किसके बीच में? इंडिया और ओमान के बीच में, नसीम अल बहर। तो ध्यान रखना। दिस इज़ ऑल फॉर सिक्योरिटी गाइस। कल हम शुरू करेंगे अपना एनवायरनमेंट का सेक्शन। अभी इमीडिएटली आप मेरे साथ स्विच कर जाओ एमसीक्यू पोर्शन पर। एमसीक्यूज़ में आंसर दिए हुए हैं, बट क्योंकि आप आंसर नहीं करते हो तो आंसर मैं दिखाऊंगी भी नहीं आज। यू कैन लुक द आंसर एट, अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ वहाँ से देखो। आंसर नहीं दिखाऊंगी मैं आज आपको, क्योंकि आप करते हो नहीं आप, तो आपको आंसर मैं दिखाऊंगी भी नहीं। पहले क्वेश्चन करने शुरू करो तब आंसर भी देखने को मिलेंगे। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लुक इन टू द टाइप्स इन ऑल। वो देखते जाओ, धीरे धीरे चला रही हूँ, पॉज करते हुए आंसर करना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका ये है, फाइटर एयरक्राफ्ट्स पे है। फिफ्थ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस, फोर्थ क्वेश्चन सॉरी, इज इट द फोर्थ और द फिफ्थ वन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर आपसे पूछा हुआ है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू काजिंद, ठीक है, जो भी हमने जस्ट पढ़ी है, ठीक है। एंड दिस इज द सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू थार, which we have just completed. Next question is related to Mediterranean Sea. I think this much is answered. हाँ, उसके बाद आंसर्स हैं तो मैं आपको आंसर तो दिखाऊंगी नहीं आज, ठीक है ना। तो आज आंसर नहीं देखने को मिलेंगे बिकॉज आप क्वेश्चन करते नहीं हो, कोई कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करते हो। मतलब टीचर का मोटिवेशन तो आप तोड़ देते हो पूरा। तो फिर आज आंसर नहीं, आंसर के लिए आप पीडीएफ आपको मिली जाएगी, तो वो आप टेलीग्राम से ले लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।